हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, किस तरीके से वो काम करता है। आज हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो उस पर वो किस तरीके से दोबारा रिव्यू कर सकता है और फैसले को पलट सकता है। तो आज हम इसी को देखेंगे। न्यायिक समीक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कई बार यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। इसका प्रतिपादन पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन के जटिल मुद्दों से हुआ था और उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे अमेरिका में वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। भारत में दूसरी ओर संविधान एवं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वयं न्यायपालिका को ही देता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति कि किस तरीके से वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के पास ये काम है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। मतलब ये एक ऐसा तत्व है जो मूलभूत तत्व है, इसको ना ही किसी संशोधन के द्वारा, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का ये तत्व है। तो इसको न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो संविधान में किसी भी तरीके के संशोधन करके ना तो इसे कम किया जा सकता है और ना ही इसको हटाया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा एक मूल तत्व है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको मूल तत्वों के जो पूरा लिस्ट थी और उसको पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैंने बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर पीके एजुकेशन कोर्स में आप पॉलिटी की लिस्ट देखेंगे, आपको सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखते हैं न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की शक्ति है। क्या है ये? जैसे कार्यपालिकाएं जो नियम बनाती हैं, अगर उनकी जांच करके इसको लगता है, न्यायपालिका को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अगेंस्ट है, तो वो क्या करती है? सरकार द्वारा बनाए जाते हैं नियम, लेकिन वो क्या करती है? विधायिका के नियमों का जांच पड़ताल करना और उनको समझना। अगर वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित नहीं है या उनका विरोध करती है तो वो उसको निरस्त कर देती है, उनको अमान्य घोषित कर देती है। और अगर इसके बाद क्या होता है कि सरकारें उनको लागू नहीं कर सकती हैं। जो नियम बनाया गया है उसको सरकारें लागू नहीं कर पाएंगी। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 कोटियों में बांटा हुआ है। एक तो है संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा, दूसरा है संसद और एक विधायिकाओं द्वारा पारित कानून एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा। संसद में जो कानून पारित करे जा रहे हैं उनकी भी जांच करना और उनको भी देखना। संघ और चाहे वो संसद हो या फिर जो राज्यों की विधायिकाएं हो, दोनों का। तीसरा है संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा। जो प्रशासनिक कार्यवाहियां उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे मुकदमे हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, गोलकनाथ मामला 1967 में, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवियर्स उन्मूलन का मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामले हैं। इन पर न्यायिक समीक्षा की गई थी। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को ही असंवैधानिक करार कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे लग रहा था कि न्यायालय की जो शक्ति है उसको कमजोर हो सकती है। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता तभी बरकरार रह सकती है जब किसी के साथ कोई अन्याय ना हो या फिर जो न्याय निर्णय दिए गए हैं कोई गलत कानून ना बने। तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा है संघीय संतुलन। अगर जिन लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आते हैं कि संघवाद क्या है, संघीय संतुलन क्या है, शुरुआत के जितने भी वीडियो हैं मैंने बहुत सारे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उन्हें जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। संघीय संतुलन का मतलब ही यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। संघवाद का ढांचा हमने लिया हुआ है, तो संघवाद के ढांचे में जो बातें कही गई हैं वो यही है कि संघवाद की तरफ झुकाव है, लेकिन राज्य भी फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो इस संतुलन को भी बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के न्यायिक समीक्षा की शक्ति के महत्व पर बल दिया है और इस संबंध में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, न्यायपालिका है, संविधान है, या फिर कोई सरकारें हैं। इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संविधान के प्रावधानों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना अनिवार्य है और न्यायपालिका ही तय करती है कि कौन सा अधिनियम संवैधानिक है और कौन सा अधिनियम संवैधानिक नहीं है। इसकी शक्ति भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास ही है, वही निर्णय करती है। हमारे संविधान में किसी विधायन की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान या प्रोविजन है कि वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं, इस तथ्य का पता लगाया जा सके। कैसे? यही बात मूल अधिकारों के लिए भी सत्य है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मूल अधिकार ही है, क्योंकि मूल अधिकार अगर दिए गए हैं, अधिकारों का मतलब है कि अधिकार नहीं मिले तो उन्हें छीन लेना, अधिकार का मतलब यही है। तो अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका ही उनको संरक्षण देती है या एक जागरूक प्रहरी की तरह भूमिका उसको सौंपी गई है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, तब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि जो अधिकार मिले हैं उनका संरक्षण भी तो होना आवश्यक है, उनका उल्लंघन न किया जा सके। संविधान सर्वोच्च विधि है, देश का स्थायी कानून और सरकार की कोई भी शाखा इससे ऊपर नहीं है। चाहे वो कितना भी ऊपर का व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितनी भी उसके पास पावर हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका, संविधान, ये सारी की सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जितनी भी ये बॉडीज़ हैं, ये सब क्या करती हैं? ये बिना शक्ति के, जो संविधान से शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो संविधान में लिखित है, उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं और वही यहाँ से शक्ति और अधिकार पाते हैं। उन्हें अपने संवैधानिक प्राधिकार की सीमा में रहकर ही काम करना होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वह इसके पास संविधान में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं और किस सीमा तक शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है। इसका न्याय करता हुआ स्वयं ही होगा अथवा उसकी कार्यवाही संविधान द्वारा प्राविधिक ऐसी शक्ति सीमा में है। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास जो भी अधिकार या जो भी काम है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, जितना तरीके का काम कर रही है, वो संविधान के दायरे में रहकर ही करती है। यह न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। यह जो सर्वोच्च न्यायालय है, यही संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और इसी न्यायालय को यह निर्धारण करने की नाजुक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि सरकार की प्रत्येक शाखा को कितनी शक्ति है और कितनी सीमित है, कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी सीमित है, यदि हाँ है तो उसकी सीमाएं क्या हैं और उसकी शाखा में कोई कार्यवाही हो, उस सीमा तक, किस सीमा तक वह उल्लंघन करती है। इस सारी बातों का ध्यान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालयों को रखना पड़ता है। यह न्यायाधीश का प्रकार है, उनका कर्तव्य है कि वे कानून की वैधता के बारे में अपना मत दें। यदि न्यायालय अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं, तब नागरिकों के मौलिक अधिकार एक आडंबर बनकर रह जाएंगे, क्योंकि या फिर इस तरीके से मान लो कि पानी पर लिखाई जैसा होगा। उस स्थिति में नियंत्रित संविधान अनियंत्रित हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान को कायम रखने का दायित्व सौंपा गया है और इस स्थिति में उन्हें संविधान की व्याख्या करने की भी शक्ति मिली हुई है। इन्हें ये भी सुनिश्चित करना है कि संविधान में शक्ति के संतुलन की जो व्यवस्था की गई है वह बनी रहे। यह एक ही विधायिका तथा कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का वहन आसानी से करते रहें और एक जो सीमा निर्धारित करी गई है उसके लिए बने रहें। हमारे संविधान के पूर्वजों ने इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं संविधान में ही न्यायिक समीक्षा का प्रावधान सम्मिलित कर दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात कर दी कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान सम्मिलित कर दिया है, जिससे कि संघवाद का संतुलन कायम रहे, नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, मूल स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, समता, स्वाधीनता और आज़ादी की उपलब्धता तथा आनंद हासिल करने का उपयोग साधन हमारे पास हो, जिसकी मदद से हम एक स्वस्थ राष्ट्र का सृजन करने में सफल हो सके। मतलब न्यायिक समीक्षा से सारी बातें बताएंगी कि किस तरीके से एक सफल राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है। न्यायिक समीक्षा का कार्य अपने आप में संविधान की व्याख्या का ही एक हिस्सा है। संविधान को नई दिशाओं तथा समय की मांग के अनुसार समायोजित करता है। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं देखते हैं।
संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जहां पर ऐसी बातें कही गई हैं। अब देखते हैं वो कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं, अगर वो किसी अधिकार को कम या ख़त्म करते हैं तो उनका क्या है, वो सारे के सारे निरस्त माने जाएंगे। आर्टिकल 32 खुद ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति भी देता है कि उनके लिए वह दिशा और आदेश जारी भी कर सके। अनुच्छेद 131 कहता है कि केंद्र और राज्य अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। अनुच्छेद 132 कहता है कि संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। और 133 में कहता है सिविल मामलों में, यहाँ पर कहता है संवैधानिक मामलों में और यहाँ पर कहता है सिविल मामलों में। संवैधानिक मामलों में 132 और सिविल मामलों में 133 और 134 कहता है आपराधिक मामलों में कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील की शक्ति है, उसके क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करता है। और 134 ए आर्टिकल कहता है कि उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ अपील के लिए कर सकता है। अनुच्छेद 135 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 136 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, केवल और केवल सैन्य न्यायालय और कोर्ट मार्शल को छोड़कर। अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य अथवा किसी संविधान पूर्व के विधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है, वह मांग सकता है। अनुच्छेद 226 कहता है उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अब है अनुच्छेद 227 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों जो भी न्यायाधिकरण हैं वो केवल सैन्य अदालतों एवं न्यायाधिकरण को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 कहता है संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से भी संबंधित है। अनुच्छेद 246 कहता है संसद एवं राज्य की विधायिकाओं द्वारा जो कानून बने हैं उनकी विषय वस्तु से ये संबंधित है। अनुच्छेद 251 कहता है और 254 केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और या फिर राज्य का कानून क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 372 कहता है कि संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित है, जो पहले से संविधान बनने से पहले के कानून थे उन्हीं की निरंतरता किस तरीके से बनी रहेगी। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से न्यायिक समीक्षा शक्ति प्रदान है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक मूल तत्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको ना ही ख़त्म किया जा सकता है किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ना ही इसे ख़त्म ना ही समाप्त किया जा कम किया जा सकता है। तो आपने पूरा समझा इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बनाइए कहीं पर भी और आप इसे ज़रूर 1 से 2 बार रिवाइज करें, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।